चलते चलते बात करेंगे रायपुर की सीएमएचओ की। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल बीते 40 सालों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहकर मरीजों की सेवा कर रही हैं। मरीजों की सेवा करने से लेकर प्रशासनिक अफसर बनने का सफर पूरा करने वाली सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने साझा की अपनी स्कूलिंग से लेकर नौकरी तक की कहानी। नमस्कार, मैं मनोज सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं रायपुर जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल। इनसे जानते हैं हम इनके सफ़र की पूरी कहानी। मैडम, पहले तो हम शुरू करेंगे कि आपका स्कूलिंग कैसे शुरू हुआ और वहाँ का सफ़र कैसा रहा। देखिए, पापा मेरे सर्विस में थे और वो कॉलेज में पहले लेक्चरर रहे, तो मतलब एक शिक्षित पिता की मैं बेटी थी, तो पढ़ाने में उनका ध्यान था। उनका एक ही काम था, तुमको पढ़ना है, इस तरह से। तो स्कूली शिक्षा जैसे हुई, हम 6th क्लास में यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आए। उससे पहले जबलपुर में थे पापा, और फिर छिंदवाड़ा में, और फिर रायपुर में मैं 6th क्लास में आई। दानी स्कूल में पढ़ाई हुई। दानी स्कूल की पढ़ाई का मुझे अच्छे से याद है कि जो हमारी टीचर थी वो हमें एक्स्ट्रा क्लास अलग से बुला के 7-8 लड़कियों को, उनको ऐसा लगता था ये 7-8 लड़कियां थोड़ी अच्छी हैं क्लास में, तो उनको वो एक्स्ट्रा क्लास बुला के प्रैक्टिकल वगैरह सिखाती थी। और पापा खुद बॉटनी के थे, तो बायोलॉजी में ही मतलब मुझे इंटरेस्ट था। हालांकि 8th में मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, लेकिन मुझे मैथ्स से बहुत घबराहट होती थी। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं बायोलॉजी ही लूँगी। और घर पे ये भी था, माँ ने बचपन से बोल रखा था कि तुमको हम डॉक्टर बनाएंगे। तो उन दिनों बायोलॉजी लेके ही डॉक्टर बनते थे, मतलब आजकल जैसे मैथ्स और बायो लेके बनते हैं ऐसा नहीं था। बायोलॉजी जो लेगा वो डॉक्टर बनेगा, ऐसा। तो हमने बायोलॉजी लेके पढ़ाई की और पीएमटी होता था उन दिनों। पहली बार में तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में फिर हमारा सिलेक्शन हुआ और रायपुर मेडिकल कॉलेज में फिर हमने पढ़ाई की। हम पूरी तरह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, तो मेडिकल की पढ़ाई पूरी तरह से इंग्लिश की किताबें रहती थी। तो बहुत दिक्कतें आई कि हमें बहुत सारी चीज़ें का मतलब ही नहीं समझ में आता था, कि क्या तो डिक्शनरी लेके रखना पड़ता था और डिक्शनरी से हम उसका मतलब देखते थे, तो हमारा बहुत टाइम जाया होता था इस डिक्शनरी से शब्दों का मतलब ढूंढने में। और फिर भी हमने मेडिकल की पढ़ाई बिना एक भी साल फेल हुए पूरी की। और पढ़ाई करने के बाद इंटर्नशिप और हाउस जॉब, और फिर उसके बाद तुरंत ही जॉब का भी ऑफ़र आ गया, तो हमने जॉब ले लिया और बाद में फिर हमने पीजी की। 40 साल पहले आप प्रोफेशन में आए थे, तो जब विद्यार्थी जीवन में थे तो ये लगा कि कभी कि भाई डॉक्टर ना बने, कोई दूसरा प्रोफेशन चूज कर लें, या डॉक्टर बनने के पीछे का वजह क्या था? डॉक्टर बनने की वजह थी कि माँ एक बार हॉस्पिटल गई, तो हम बहुत छोटे थे उस समय, मतलब मुश्किल से 7वीं 8वीं में ही रहे होंगे। तो वहाँ पर मुझे जो नर्स थी वो बहुत ही मतलब वो ग्रेसफुल लगी। वो बड़ा सा कैप ऐसे लगाई थी वाइट कलर का, और पूरा वाइट कलर का उन्होंने स्कर्ट और ऐसा पहना था, और ट्रे में ऐसे दवाई लेके जा रही थी। तो पूरे हॉस्पिटल में वो मुझे बहुत ग्रेसफुल लगी। तो मैंने माँ को उस समय बोला, मम्मी मुझे भी ऐसे ही बनना है। तो वहीं पे माँ ने डांट लगाई, बोले तुमको ये नहीं बनना, तुमको डॉक्टर बनना है। तो समझ में, अच्छा अच्छा। और डॉक्टर बहुत सिंपल, मम्मी जैसी सिंपल सीधी सादी साड़ी में थी, उनका कोई ऐसा वो नहीं था कि ये अलग है, ये डॉक्टर हैं। तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये ज़्यादा मतलब इनसे ज़्यादा बड़ी है। हमको लुक देख के लगा कि हमें ये बनना चाहिए। वो मैट्रन थी शायद। और तो फिर उस दिन से हमें लगने लगा कि अच्छा, हमें डॉक्टर बनना है। उन दिनों ऐसा नहीं था कि आपकी चॉइस, कि बच्चे जो चाहते हैं वो बने, ऐसा माहौल मुझे नहीं लगता कि उन दिनों था। उन दिनों तो ये था, माँ बाप ने कहा आपको डॉक्टर बनना है, हम भी तैयार हो गए कि हमें डॉक्टर बनना है, और हम फिर डॉक्टर बन भी गए। मैडम, जब 40 साल पहले आपने जब नौकरी शुरू की थी, उस समय से और आज के समय
संसाधनों में क्या परिवर्तन और इस फील्ड में क्या अंतर दिखा आपको? देखिए, उस समय से लेके इस समय तक तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। हम तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमने काम शुरू किया था, तब वो बिल्कुल खप्पर का झोपड़ी नुमा हुआ करता था। आज इतनी शानदार बिल्डिंग है उसकी कि लगता है कई हॉस्पिटल, मेरे रायपुर के तो कई हॉस्पिटल कॉरपोरेट हॉस्पिटल जैसे लगते हैं। दूसरे ज़िले का बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे रायपुर के हॉस्पिटल तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और उसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशंस है, बहुत कम इन्वेस्टिगेशन हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जो अभी हर एक चीज़ की जांच आपको बड़ी आसानी से रायपुर में ही उपलब्ध है। मुझे अच्छे से याद है जब जगदलपुर में मेरी पोस्टिंग थी, तो जो माताएं, गर्भवती माताएं जो आती थी जिनको खून की आवश्यकता थी, मात्र 1 साल में 3 महिलाओं को मैंने अपनी नज़र में 3 दिन तक के तड़पते हुए टेबल पे देखा कि क्यों तड़प रही है, उनका ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं है, खून नहीं है। और हम उनका सुबह शाम बीपी लेते थे और छोटी मोटी और जांच कर देते थे, और मतलब ये इंतज़ार, फिर अगले दिन जब ड्यूटी पे आते थे तो देखा कि अच्छा ठीक है, अब ये ख़त्म हो गई है, सिर्फ इसलिए इंतज़ार में कि ब्लड कहीं नहीं मिला। तो ये बहुत दुखद है, मैं इस घटनाओं को बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। आज ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। आसानी से ब्लड मिलता है, आसानी से सारी जांचें होती हैं, आसानी से ऑपरेशन हो जाते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं तो रायपुर में मेरे आने के पहले सिर्फ जिला अस्पताल में और तिल्दा ब्लॉक में एक ही सीएससी में ऑपरेशन होता था, जो अब 8 जगह ऑपरेशन शुरू हो गए। मेरी हर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सिजेरियन सेक्शन शुरू हो गए हैं। वहाँ पूरी व्यवस्था है ऑपरेशन थिएटर की, नसबंदी की। और यही वजह है कि रायपुर को, आपको मैं बता दूं कि इस साल सबसे अधिक नसबंदी करने का पुरस्कार मिला, और हमारे एक सर्जन को नेशनल अवार्ड मिला कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पुरुष नसबंदी की है। तो सबसे ज़्यादा चिकित्सक इसलिए कर पाए हैं क्योंकि हर जगह उनको ऑपरेशन थिएटर की सुविधा मिली है। तो ये बहुत अच्छी बातें अभी रायपुर में हो रही हैं। आप लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम किए हैं, शहरी क्षेत्रों में भी काम किए हैं, तो दोनों के कंपैरिजन में आपको अच्छा काम कहाँ लगता है कि कहाँ पे ज़्यादा काम करना चाहिए? देखिए, गांव में डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जितने भी डॉक्टर आते हैं, कहीं ना कहीं से अप्रोच लगा के वो सिर्फ रायपुर शहर में रहना चाहते हैं, जबकि चिकित्सक बनते समय आपने कितनी मेहनत की है, आपने वो दिन रात की पढ़ाई की है, और जिन लोगों को आपकी आवश्यकता है, और गांव में चिकित्सकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके नहीं होने से, शिक्षित चिकित्सकों के ना होने से गांव में लोग झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, और बीमारी जब गंभीर हो जाती है तब थक हार के वो रायपुर आते हैं, और अचानक वो किसी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, जहां जब कार्ड का सारा पैसा खत्म हो जाता है तो मुझसे बोला जाता है अब इनको आप मेडिकल कॉलेज में या किसी सरकारी संस्था में ले जाइए। तो ये चीज़ें हैं। वहाँ यदि एक पढ़ा लिखा चिकित्सक, MBBS डॉक्टर उनको देख के, सही गाइडेंस दे के सही जगह में भेजेगा तो लोगों की जान भी बचेगी, पैसे भी बचेंगे। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि गांव में आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत रिस्पेक्ट मिलता है आपको गांव के वालों से कि आप आते हैं और उनको देखते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी बीमारियों को आप ठीक करते हैं। तो गांव में काम करने का अलग मज़ा है, आपकी पहचान बनती है वहाँ से। कोरोना महामारी से निपटना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और आपको ये जिम्मेदारी निभाने का मौका भी मिला था, तो इसका ये सामना कैसे आप किए, इन चुनौतियों से कैसे निपटे आप? देखिए, कोरोना जब आया सबके लिए अनजान था, सबके लिए नया था, लेकिन प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। हमारे उस समय जो डायरेक्टर थे, उस समय जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, वो सब डायरेक्ट मुझसे बात करके मुझे सिखाते जाते थे कि ये करना है, ये करना है। और जिला प्रशासन, जिसमें कलेक्टर थे, CO थे, ये सब लोगों ने मिलके भरपूर सहयोग मुझे दिया कि ये काम करना है, और रात दिन हम लोग एक करके। और साथ में मेरे जो असिस्टेंट हैं, जो खासकर मैं बोलना चाहूँगी कि हमारा जो DPM है और नीचे के जो स्टाफ है,
वो उन्होंने सब ने मिलके रात दिन एक करके पूरा काम किया। और हमने एक एक जगह मतलब लोगों के लिए भर्ती होने की सुविधा की, ऑक्सीजन की सुविधा की, दवाइयों की सुविधा की। नगर निगम का इसमें बहुत बड़ा रोल था कि हम दवाइयों के पैकेट्स तैयार करते थे और वो घर घर जाके पहुंचाते थे। और किसको दवाई देना है ये जिला प्रशासन ने एक की ड्यूटी लगा रखी थी, तो वो यहाँ से यहाँ तक दवाई जाना है, दवाई की पूर्ति हमें करनी होती थी, लेकिन बांटना है और किसको देना है तो ये जिला प्रशासन और नगर निगम करता था। तो ये सभी विभागों ने मिलकर रात दिन एक करके काम किया, पूरा पूरा सहयोग मुझे दिया, तभी हम कोरोना से लड़ पाए हैं। मैडम, जैसे रायपुर जिले की बात करें तो यहाँ पे जिला अस्पताल भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, वो सारे आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो आपके आने के पहले यहाँ की स्थिति क्या थी और आपके आने के बाद क्या बदलाव हुआ यहाँ पे? देखिए, बदलाव तो बहुत हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप डॉक्टर्स को सामान नहीं देंगे, एक जो सर्जन है उसको आप ऑपरेशन का पूरा सामान नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेगा। मतलब एक ऑपरेशन थिएटर चाहिए, जो ऑपरेशन थिएटर के नॉर्म्स हैं वो पूरा करना है, तो वो सारी सुविधा जब देंगे तभी जो विशेषज्ञ है वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये सुविधा देने का काम मेरा था। मैंने उनको सारा सामान दिया, सारी चीज़ें बना के दी। और जिला अस्पताल की बात कहूँ तो जिला अस्पताल को काफ़ी लंबे टाइम तक मेडिकल कॉलेज ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था, लेकिन जब फ्री होने के बाद आज मैं बोलूँ तो जिला अस्पताल में डायलिसिस लगातार चल रहा है। पहले जो पोस्टमार्टम नहीं होता था वो अब पोस्टमार्टम की सुविधा भी हो गई है। पहले सर्जरी नहीं होती थी, भर्ती नहीं होती थी, वो सब भर्ती होना शुरू किया। मैं आपको एक बार बता दूं, जिला अस्पताल का एक पार्ट मैंने माना में कर दिया है और माना में अब इतने ज़्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन, और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश है कि आँख कोई जो अन्य बीमारियां भी होती हैं जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वो तमाम बीमारियां भी रायपुर में ही छत्तीसगढ़ में हो जाए, इसकी व्यवस्था हमने की हुई है। इसके लिए भी उच्च अधिकारियों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, तभी हो पाया। हमने एक बच्चों का अस्पताल कोरोना टाइम में बनाया था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, तो वो बच्चों का अस्पताल भी बहुत खूबसूरत है। उसके लिए भी जिला प्रशासन ने डीएमएफ से हमें कर्मचारी और अधिकारी दिए, तो वो अस्पताल में भी बच्चे, बहुत अधिक बच्चे जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे वो लाभान्वित हुए हैं। तो इस तरह से, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि छोटे छोटे ब्लॉक में, तिल्दा ब्लॉक है, अभनपुर ब्लॉक है, आरंग, धरसीमा ब्लॉक में जो हॉस्पिटल हैं, खरोरा है, नया पारा है, नया रायपुर राखी है, इन तमाम अस्पताल में अब सिजेरियन की भी व्यवस्था हो रही, बहुत जल्दी सोनोग्राफी की भी व्यवस्था हो जाने वाली है। तो लोगों को अब इन बातों के लिए रायपुर आना नहीं पड़ेगा, वहीं उनका इलाज हो जाएगा। अभी स्वाइन फ्लू की एक समस्या चल रही है और बारिश का सीजन भी चल रहा है, तो मौसमी बीमारी भी होती हैं, तो इसके लिए किस तरह का प्लान किया गया है? क्या देखिए, हमारी पूरी टीम इसके लिए पूरी तरह से सतर्क है। जैसे ही कोई स्वाइन फ्लू का केस आया तो उनके आसपास के लोगों की, उनके परिवार वालों की, सभी की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है, जांच की जाती है। उनमें से अगर किसी को जो स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं तो उनका सैंपल लेके हम जांच करते हैं और उनको जांच के बाद रिपोर्ट के अनुसार फिर उनका इलाज शुरू होता है। मैं बता दूं, अभी 90 के करीब केसेस स्वाइन फ्लू के आ चुके हैं और उनमें से करीब 45 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। मात्र अभी 32 लोग ही हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी के सब घर पे ही ठीक हो रहे हैं। दवाइयों की हमारे पास पूरी उपलब्धता है और जांच की भी पूरी सुविधा है। इस बार स्वाइन फ्लू के कुछ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हम उनको कंट्रोल करने की पूरी स्थिति में है। एक और बात बोलना चाहूँगी कि इसमें जो मौतें हुई हैं वो भी जो गंभीर बीमारियों से जो ग्रस्त थे, जैसे डायबिटीज़ था जो अनकंट्रोल था, उन्हीं की मौतें हुई हैं और एक बहुत उम्र दराज व्यक्ति थे, उनकी मौत हुई है। एक ही व्यक्ति की मौत ने थोड़ा हमें चिंतित किया, जिसको शुगर तो था, डायबिटीज़ तो था, लेकिन उम्र उसकी काफ़ी कम थी और निमोनिया हो गया था उसको। उसकी मौत थोड़ा सा नहीं होना था, समझ में नहीं आया कि शुगर, एक्चुअली जिनको शुगर हो जाता है
उनको कोई भी बीमारी होती वो बहुत आसानी से जल्दी से ठीक नहीं होती है। तो एक बात यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि 30 साल के बाद अपना ब्लड प्रेशर और शुगर ज़रूर जांच कराएं। हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ इन जांच की सुविधा उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आज बस इतना ही। अगले अंक में विशेष शख्सियत से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।